आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए रामबाण हैं। तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जिसका नाम है प्रश्नों से सपनों तक। पहला प्रश्न है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2025 में कहां आयोजित होगा? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी गोवा, डी कोलकाता। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ होना है? अगर आप सच में पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा जो सबसे पहले गुलाम हुआ, गोवा जो सबसे बाद में आजाद हुआ। 1510 में गुलाम हुआ पुर्तगालियों से और 1961 में आजाद हुआ गोवा। गोवा अनुच्छेद 44 सिविल नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है और समुद्र विज्ञान संस्थान भी गोवा में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? अभी ये 24-25 जून को ही हुआ, हाल ही का प्रश्न है। बताना है, ए लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, बी द हेग जो नीदरलैंड का शहर है, सी वारसा जो पोलैंड की राजधानी है, डी ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। पढ़ाई के प्रति सीरियस है, जीएस सीखना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर एक वीडियो अच्छा लगता है तो आप जाके बाकी वीडियो भी देखिएगा। सब नए प्रश्नों का समावेश किया और सब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है पूरी सीरीज में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, द हेग जो नीदरलैंड का शहर है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। जानते होंगे आप, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या होती है 15। जजों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी में। अगला प्रश्न है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ए जीएसटी सुधार से, बी मंत्री बर्खास्तगी अगर 30 दिन तक हिरासत में रहे, डी शिक्षा सुधार, डी कृषि कानून। संविधान संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका से ली गई, अनुच्छेद 368 में होता है संविधान संशोधन। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। बताना है आपको, अंदाज लगा लिया होगा आपने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर कोई मंत्री गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका पद से उसे बर्खास्त माना जाएगा। ये नया कानून जा रहा है संसद में पेश होने के लिए, ये बिल। ये भी तो होगा कि अगर किसी पे झूठा आरोप लगा के 30 दिन को अंदर रखा, फिर ऐसे तो सब, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा सरकार को कोई और तरीका। चलिए, क्योंकि कानून का यूज कम, मिसयूज ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज, तीर्थराज, कुंभराज 2025 में संगम में कितने लोगों ने स्नान किया था? जो कुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में, कितने लोगों ने स्नान किया यहाँ पे? 6 करोड़, 60 करोड़, 66 करोड़, 100 करोड़। बताना है आपको। जो सरकारी आंकड़ा था, थोड़ा बहुत तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि झूठ भी होगा, लेकिन फिर भी आप बताइए अंदाज लगा के। प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी गई है हर्षेड के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा आदमियों का मेला कुंभ है। 4 जगह लगता है भारत में, उज्जैन में शिप्रा के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे और प्रयागराज में कुंभ ये गंगा यमुना के संगम पर। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। उत्तर प्रदेश में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बटेश्वर में लगता है। ऊंटों का सबसे बड़ा मेला पुष्कर राजस्थान में लगता है। और मेले सबसे ज्यादा लगते हैं जिस जिले में, उस जिले का नाम है मथुरा। आपने गैस कर लिया होगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाए थे? ए चीन, बी यूके, सी अमेरिका, डी रूस। बताना है आपको। हाल ही का मुद्दा है, बड़ा चर्चा में है, जानते होंगे आप। सुनहरे बालों वाला फूफा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, ठीक है भाई, इसी ने लगाए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ से की बनी होती थीं? ए मिट्टी, बी कांस्य, सी सेलखड़ी, डी चूना पत्थर। बताना है आपको, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी?
वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेलखड़ी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब को कहां दफनाया गया था? ए दिल्ली, बी दौलताबाद, सी खुलदाबाद, डी लाहौर। औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा गया, औरंगजेब जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, 5 वक्त की नमाज अदा करता था, इसे कहां दफनाया गया? गैस कर लिया होगा आपने अंदाज से। बिल्कुल सही जवाब है आपका और इसका ऑप्शन सी सही है, खुलदाबाद। ये औरंगाबाद जिले में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है ये जगह। औरंगजेब ने अपने अंतिम समय में इच्छा प्रकट की थी उसे सादा कब्र में दफनाया जाए, अपनी कमाई से बनी। चलो, काम की बात ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको काम की बात बताऊं। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के ही समय थे, ठीक है भाई। हाँ, ये और 2 बार राज्याभिषेक हुआ है औरंगजेब का। अगर पूछा जाता है किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो उसका नाम औरंगजेब है, ठीक है। हुमायूं का भी हुआ, लेकिन प्रश्न बनता है वो औरंगजेब से ही बनता है। चलिए, बीजापुर के पास अहमदनगर में, अहमदनगर की तो एक महारानी थी। आपको अगर नाम याद आ रहा हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी काशी, डी उज्जैन। बताना है शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? शिशुनाग वंश, जब हरेक वंश का पतन हुआ तो शिशुनाग वंश गद्दी पे बैठा। शिशुनाग वंश का जब पतन हुआ तो नंद वंश, और जब नंद वंश का पतन हुआ तो बैठा गद्दी पे मौर्य वंश, और मौर्य वंश का जब पतन हुआ तो बैठा शुंग वंश, फिर कड्ड, फिर सातवाहन, दुनिया भर के। चलिए, इतिहास में है, ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब गैस कर पाया कि नहीं? और सही जवाब है ऑप्शन बी, वैशाली। इस वंश का राजा है। बात कर लेते हैं, कालासो काकवड़ के नाम से जानते हैं, जिसके समय बौद्ध संगीत भी हुई थी, ठीक है। पहली अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय हुई। मगध का राजा शिशुनाग। चलिए भैया, हरेक वंश का जब पतन हुआ तो बैठा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का पतन हुआ तो नंद वंश, और नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की मगध की गद्दी पर। वेंशांग ने भारत में किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेंशांग ने चीन का रहने वाला है। तक्षशिला, विक्रमशिला, बल्लभी, नालंदा। बताना है आपको वेंशांग किस जगह पे रह के गया, पढ़ के गया? गैस कर पाया आपने? उस समय हमारे यहाँ विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय थे। बल्लभी, तक्षशिला, नालंदा पुराने हैं। तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है। नालंदा हमारे यहाँ बिहार में है, जो दोबारा पुनर्जीवित भी किया गया। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी, नालंदा। 7वीं शताब्दी में आया, बौद्ध भिक्षु था। नालंदा में 5 वर्ष तक इसने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसके शीलभद्र का शिष्य था ये आचार्य, प्रसिद्ध आचार्य थे, महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इसने, इसकी पुस्तक का नाम है सियूकी। हैंशांग, और हैंशांग जिसके समय आया उस समय राजा था हर्षवर्धन, जिसका दूसरा नाम है शिलादित्य। पहली राजधानी आप बताइए, दूसरी हम बता दे रहे हैं आपको, कन्नौज। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? बताना है, राजराज चोल, बी कुलोतुंग चोल, सी राजेंद्र तृतीय, डी वीर राजेंद्र। बताना है, चोल वंश दक्षिण भारत में हुए चोल, चेर, पांड्य। बताना है, चोल राजधानी उन्होंने केरल में राज्य किया है, केरल पुत्र भी कहा गया। बताना है चोल वंश का अंतिम शासक। बहुत मंदिर बनवाए इन चोलों ने, और इनकी चोलों की बात करें तो इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की। महेंद्र पंचम राजा हुआ है चोल वंश का, श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम को भी जीता था उसने। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र तृतीय। कहानी है इसके बारे में, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए नहीं। अंतिम शासक, स्वतंत्र शासक था, ठीक है भाई। बाद में चोल राज्य को पांड्य राज्य में विलय कर लिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? ए अनिश्वरवाद, बी बहुदेववाद, सी एकेश्वरवाद, डी नास्तिकता।
मतलब ईश्वर को जो नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं, जो मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। वीडियो अच्छा लगता है दूसरे वीडियो भी जाके देखिएगा, बहुत सारे नए, सब पूरे नए प्रश्नों का समावेश किया है। गारंटी इस बात की कि इनमें से प्रश्न बनने जरूर हैं। अब आप देखते हैं नहीं देखते हैं ये आप पर है। अंदाज लगाया। ब्रह्म समाज 1828 में इस समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में की गई थी। बताना है आपको। एकेश्वरवाद, ठीक है भाई। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, पुनर्जागरण के मसीहा, आधुनिक पत्रकारिता के दूत, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, और विदेश में जिनकी मृत्यु हुई पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि विदेश जाने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, तो विदेश जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? आपने बताया नहीं कमेंट्स में। और विदेश जाने वाली पहली महिला थी सीता जी, हमारी माँ, भगवान राम की पत्नी। चलिए भैया, अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी? ए 1882 बी आर अम्बेडकर, बी 1884 ज्योतिबा फुले, सी 1891 गोपाल बाबा बलंगकर, 1905 साहू जी महाराज। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, और इन सभाओं से ऐसी सार्वजनिक जो इतनी भी मंच बने हैं या बहुत सारे संगठन बने हैं, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है, हर एग्जाम में बनता है। यूपीएसआई में ओबीसी एसटी के लिए उम्र है 36 साल तक, ठीक है भाई, ऐसे समझ लो। हाँ, 33 थी, अभी 3 साल जो बढ़ के 36 साल तक हो गई, तो अब मौका है। 1884 में महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम, महात्मा ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी जो भारत की पहली महिला शिक्षिका है, आप उनका नाम हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको याद आ जाएगा। शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करना ये संगठन का काम था। ब्राह्मणवादी सोच और जातिवाद का विरोध करना। दीनबंधु नाम की प्रेरणा, दीन मतलब गरीब, शोषित, बंधु मित्र यानी शोषितों का मित्र। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने भारत में केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा की है? किस आयोग ने भारत में केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा की? ए मंजूकर आयोग, बी सरकारी आयोग, सी संघ राज्य संबंध आयोग, डी भारतीय आयोग। पुराना प्रश्न है, अंदाज लगा लिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सरकारी आयोग। 1983 से 1988 के बीच में यह आयोग बना था। भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया था। अध्यक्ष एमपी सरकारिया थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सदन में पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सदन में पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? ए सदन में उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत, बी सदन के कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत, सी सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, डी सदन के आधे सदस्यों का समर्थन। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। और आजकल घुमावदार प्रश्न बन रहे हैं, ज्यादा परेशान ना होना। वो मूल विधि और वो दुनिया भर का जो भी चल रहा है, इस तरह से बेचा जा रहा है माल। पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि हर बार मूल विधि होती है, लेकिन प्रश्न नहीं बनते मूल विधि से। मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न बनेंगे। गारंटी है इस बात की, जो प्रश्न बनेंगे मूल विधि से वो आपको पता भी होंगे। वो केवल भौकाल मेंटेन के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे बेचने के लिए इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं लगातार पेपरों की, इतने भी अभी तक एसआई के एग्जाम हुए, मैंने सबकी समीक्षा की। मेरी बात पे यकीन ना हो तो जाके पुराने पेपर के सेट उठा के देख लो, कितने प्रश्न बने हैं मूल विधि से, संविधान से। सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। फिर आपकी मर्जी भाई। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? ए रॉबर्ट ओवे, बी कार्ल मार्क्स, सी जॉन मेनार्ड कीन्स, सी हर्बर्ट स्पेंसर। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। किसी भी परीक्षा को सीरियस लीजिएगा, लेकिन जो भौकाल मेंटेन करके जिस तरह से ड्रामे खोज रहे हैं उस तरह से
बाजार है, यहाँ पे कोई कुछ भी बेच देगा, पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में जाओगे तब अंदाज लगेगा कि पूछा क्या जा रहा है, बताया क्या गया और हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, हाँ समझिएगा क्या सही है क्या गलत है, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि फॉर्म पढ़ते हैं 30 लाख 25 लाख, लेकिन भर्ती तो नहीं होते हैं, तो वो कुछ तो अलग करते होंगे ना। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। इनकी रचना का नाम दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, जरूर टाइम मिले तो पढ़िएगा इसे। पक्षियों के पंख किसके रूपांतरित अंग होते हैं? पक्षियों के पंख किसके रूपांतरित अंग होते हैं? ए पांव, बी पूंछ, सी अग्रांग, सी सॉरी डी सिर। बताना है आपको। अपने गुनाहों पे डाल के पर्दा हर कोई कहता है कि जमाना खराब है ना। जो दिखाया जा रहा है मार्केट में वो नहीं होता है, सच कुछ और होता है, दिखाया कुछ और। समझिए इस बात को। इतने दिन आपको हो गए एग्जाम देते हुए और अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाजारू चीजों में फंसे हुए हो। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्रांग। ये पक्षियों के पंख उनके अग्रांग का रूपांतरित होते हैं, यह उनकी उड़ान के लिए अनुकूलित संरचना है। ठीक है। 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए पीटी उषा, बी कमलजीत संधू, सी मीराबाई चानू, डी साक्षी मलिक। वीडियो को अगर देखा है तो अंत तक देखिएगा, और जब भी कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं, एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे, तो शुरू से अगर किसी को और अंत तक देखिएगा तब समझ में आती हैं चीजें। ये नहीं कि हमने 1 मिनट 2 मिनट या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप जब तक अंत तक नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कमलजीत संधू। 1970 में एशियाई खेलों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का क्या अर्थ है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का क्या अर्थ है? ए सूक्ष्म जीवों का दवाओं के प्रभाव से मर जाना, बी सूक्ष्म जीवों का दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो जाना, सी दवाओं का सूक्ष्म जीवों को तेजी से मारना, डी दवाओं का शरीर में टूट जाना। एंटी माइक्रोबियल, बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आप सीरियस हैं किसी भी एग्जाम के प्रति, 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई होता है, समझ में आया? इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आप किसी गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों का दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो जाना। जैसे समझिएगा क्या है, जब सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वे दवाओं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल आदि के प्रभाव को सहन कर लेते हैं, तो इन दवाओं से मरते या कमजोर नहीं होते, तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं। आसान भाषा में, जब किसी बीमारी के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाएं काम करना बंद कर देती हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव उनकी ताकत से बच निकलते हैं, तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन किसके लिए है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, बी कक्षा 3 के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल देना, सी व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, डी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। गैस कर पाया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कक्षा 3 के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल देना। फुल फॉर्म निपुण की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नर्सरी नुमरेसी। भाई मेरी कमजोर है, मैं तो पहले ही बोला था। इसका लक्ष्य है कक्षा 3 के सभी बच्चे पढ़ाई समझें और गणना में दक्ष हों। ये अंग्रेजी में सीखूंगा अब की बार, देख। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। कमेंट्स में हमें यह भी बताइएगा कितने प्रश्न सही थे। वीडियो पसंद आता है दूसरे वीडियो भी जाके देखिएगा। लग गया अंदाज? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना देश में सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए की गई है। ठीक है भाई, चलिए कुछ लाइनें हैं आपके लिए। अब जो बिछड़े हैं तो बिछड़ने की शिकायत कैसी? अब जो बिछड़े हैं तो बिछड़ने की शिकायत कैसी? मौत के दरिया में उतरे हैं तो जीने की इजाजत कैसी? अब जो बिछड़े हैं तो बिछड़ने की शिकायत कैसी? मौत के दरिया में उतरे तो जीने की इजाजत कैसी? जलाए हैं खुद ने दीप जो राह में तूफानों के, जलाए हैं खुद ने दीप जो राह में तूफानों के, तो मांगे फिर हवाओं से बचने की रियायत कैसी? आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद आपका भाई। खुश रहो, पढ़ाई करो, मुस्कुराओ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।